अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम रेज सेंट डाउन बाय द सन। ओजोन लेयर जो है वो हमें हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है उन रेज से जो सूरज से भेजी जाती हैं। वो रेज कौन कौन सी हैं जी? तो ऑप्शन हमारे पास है जी, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, गैमा रेज, रेडियोएक्टिव रेज और या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो ज़ाहिर है अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जी। तो हमें ये इनके अंदर सारी रेज दी जा रही है कि कौन सी रेज हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं जी, सीखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे याद रखते हैं। इसके अंदर बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस याद कर लें कि रिच मैन इन लाहौर यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसको लिखते हैं, रिच मैन इन लाहौर यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, तो इनके अंदर जो वर्ड हमने कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, रिच का आर है जी, एम का मैन और आई का इन का आई है जी, लाहौर का एल और यूज का यू, इसी तरह एक्स्ट्रा में एक्स और गोल्ड में जी। इन वर्ड्स को आर से हम ये लेते हैं कि रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव और आई से इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट। एल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है जी? विजिबल लाइट को। यू से अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स से एक्स रेज और जी से गैमा रेज। इसके बाद जी अब हमें ये एक तरतीब तो इनकी सेंटेंस से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हम इसकी वेवलेंथ हम कैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। वेवलेंथ के लिए हम फर्स्ट जो है ना वो 0.1 होता है, 0.1 मीटर होती है और लास्ट होती है वो 10⁻³ होती है जी। इसके बाद हमें विजिबल लाइट का ऑलरेडी पता है। विजिबल लाइट के लिए 700 से 400 के दरमियान रेंज होती है वेवलेंथ की। अच्छा, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस डाटा से, जो जो हमें दिया है मैं उसको सर्कल कर देता हूँ जी, जो हमें ऑलरेडी जो हमने याद रखना है या जो हमें पता है जी ऑलरेडी। तो इससे नेक्स्ट ऊपर जो है वो इसी 700 को मैं लिखता हूँ जी। तो 700 और 1 और इसी 1 से 1 और 0.1 और 0.1 आ गया। इसी तरह अगर विजिबल लाइट से नीचे मैं लिखता हूँ तो 400 था, 400 से 400, 1 से फिर 1 10⁻³ और पहले हमने 10⁻³ लिखा हुआ जी। इधर मैंने 3 यूनिट लिखे हुए जी, मीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर। तो फर्स्ट के साथ मैं मिलीमीटर लिखूंगा, दूसरे के साथ फर्स्ट के साथ मैं मीटर लिखता हूँ जी। तो मैं रिपीट करता हूँ जी, फर्स्ट के साथ मीटर, दूसरे के साथ मिलीमीटर और तीसरे के साथ नैनोमीटर और इसके बाद जितने हैं सब के साथ मैं क्या लिखूंगा जी? नैनोमीटर लिखूंगा जी। उसके बाद जी जो फर्स्ट हमने रेडियो वेव के सामने 0.1 मीटर लिखा हुआ है, इसके लिए मैं यूज़ करूंगा ग्रेटर देन का साइन, और जो गैमा रेज के सामने है मैं इसको लेस देन का साइन इस्तेमाल करूंगा। तो इसका मतलब है रेडियो वेव जो होती हैं वो 0.1 मीटर से ग्रेटर होती हैं और जो इसी तरह माइक्रोवेव हैं ये 0.1 से 1 मिलीमीटर की रेंज में होती हैं। जबकि हमारे पास जो इंफ्रारेड हैं ये 1 से 700 नैनोमीटर तक होती हैं और जबकि विजिबल लाइट 700 से 400 नैनो मिलीमीटर तक होती हैं। अल्ट्रावायलेट 400 से 1 नैनोमीटर तक हैं और एक्स रेज 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक हैं, जबकि गैमा रेज जो है वो 10⁻³ नैनोमीटर से लेस होती हैं। इसके बाद जी अब हमने देखना है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, रिच मैन इन लाहौर यूज एक्स्ट्रा गोल्ड, ये अगर हम इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम डाउन मूव करते हैं तो ये हमारी वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है जी? वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है जी। वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है जी? डिक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम फ्रिक्वेंसी का देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी हमारी डाउन क्या हो रही है जी? इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो रही है जी? इंक्रीज। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये इसमें से हर जगह हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखना इंतहाई आसान काम है। उसके बाद जी अगर हम वेवलेंथ की वैल्यूज हमारे पास अब आ गई जी, अब इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसी भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है जी C=F लैम्डा, और अगर हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मालूम करें तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास 3 की वैल्यू भी है, और लैम्डा जिस भी आपको स्पेक्ट्रम के हिस्से की वैल्यू फ्रिक्वेंसी की चाहिए हम मालूम कर सकते हैं जी। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन था कि ये रेज कहाँ पे कौन सी रेज को रोकती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं। और अब हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो सीख लिया कि हम किस ट्रिक से याद रख सकते हैं जी। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंट एलिमेंट हैं वो कौन से होंगे जी? तो ऑप्शन है हमारे पास है जी सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो हमें पता है जी सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है नमक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो ज़्यादा होंगी, लिहाजा उसमें सोडियम और क्लोरीन होगा। इसी तरह जी एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, जब करंट गुजरता है तो वहाँ पे करंट की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है जी, केमिकल इफेक्ट भी होती हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब है ये जी, हम इसके लिए ऑल ऑफ 3 हमारे पास आंसर होगा। यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज्ड वो क्या है जी, वाट आवर, किलोवाट आवर, जॉल या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है उसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट आवर है जी। ये बहुत से एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है जी? ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है जी कि हमें जो एटमॉस्फेयर का जो रीजन है वो 4 स्फीयर पे मुश्तमिल होता है। उन 4 स्फीयर को हमने याद रखना है। किस तरह याद रखें? अगर हम एक ट्रिक है, एक इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर हम एक फिक्रा लिखते हैं, तुमसे मिलना था, तो ये टी, तुम अगर हम उर्दू में जैसे हम मैसेज लिखते हैं तो तुम लिखें तो वहाँ टी से लिखा जाएगा, तो टी से हम लिख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब सीन जैसे इस एस, तो यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर, और एम से मेजोस्फेयर, और था जैसे आप लिखते हैं अगर मैसेज में जैसे हम लिखते हैं हम तो थर्मोस्फेयर बनेगा। तो ये हमारे पास 4 रीजन है। कौन से जी? ये एटमॉस्फेरिक रीजन 4 हैं जी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये एक सीक्वेंस से हमें सेंटेंस से याद रह सकते हैं। तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो 0 से 12 किलोमीटर के दरमियान है, और जो हमारे पास 12 से 50 किलोमीटर का एरिया होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं जी? वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है। और 50 से 85 या 50 से 85 किलोमीटर जो अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ है वो हमारे पास क्या है जी? वो मेजोस्फेयर उसको हम कहते हैं। और जो 85 से 120 है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं जी। जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमारी ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लाई करती है जी। ठीक है जी। उसके बाद जी मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन सेम डायरेक्शन इफ अलाउड टू मूव फ्रीली। अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली मूव करने दें तो वो हमेशा उसका एक नॉर्थ की तरफ होता है और दूसरा साउथ की तरफ होती है। ऐसा हमेशा क्यों होता है? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी रीज़न है जी, या ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड वेस्टर्न पोल, अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, या a lot of metal deposit on north and साउथ पोल, या नन ऑफ दीज। हमारे पास ये ऑप्शन है जी। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जी हमारे पास अर्थ है जी, और इस अर्थ के अंदर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जी, जो जैसा कि नज़र आ रहा है जी। तो अगर हम नॉर्थ और अगर डायरेक्शन हम शो करें तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो जो अपर डायरेक्शन होती है हमेशा वो हमारे पास नॉर्थ होती है, साउथ आ गया और ईस्ट वेस्ट आ गया। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ साइड पे हमेशा अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसका साउथ पोल होता है, जबकि जो इसकी साउथ साइड है जी, साउथ है उस तरफ इस अर्थ के अपने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्या होता है जी? वो नॉर्थ डायरेक्शन उसका शो करता है जी। जो हमारा मैग्नेट है वो उसको अपोजिट एंड अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हमारा जो मैग्नेट है जैसे कि ये की शक्ल में दिखाया गया है, इसको जो ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड है
अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए जो नॉर्थ डायरेक्शन में ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल है, तो ये हमारे जो आम मैग्नेट होंगे उसको क्या करेंगे जी, नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड पे आता है, और जो साउथ पोल होता है वो साउथ साइड पे आता है, क्योंकि जो हमारे ज़मीन का मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे क्या है जी, अपोजिट है, क्योंकि जो नॉर्थ है उस साइड पे इसका ज़मीन के अपना मैग्नेटिक फील्ड साउथ होता है, और जो साउथ साइड है उस तरफ इसका नॉर्थ होता है। तो जो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो कोई हमारा मैग्नेट होगा वो अपोजिट इसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास बेस्ट आंसर यही होगा कि हमारे पास जो अर्थ है ना ये मैग्नेट है, इस वजह से जो हमारा मैग्नेट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होता है, इसलिए ये ईस्ट या वेस्ट की तरफ नहीं होता जी।